एवरीवन, दिस इज शालिनी और आपका स्वागत है हमारे चैनल मेटा एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में बात करी थी। इस वीडियो में हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें उसके आगे के एस्पेक्ट जो हैं उनको देखा जाएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीए नेट एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर 2 जिसका एजुकेशन सब्जेक्ट है, यानी कि कोड 9 वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 6 का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूली एडेड टॉपिक है एंड डिफिकल्ट भी है साथ में, तो इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। और ये हमारा लाइव सेशन है। लाइव मीन्स हम चैटिंग के थ्रू आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या लाइव चैट में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड क्विजेस चाहिए, मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको क्विजेस चाहिए, तो आप हमारे जो वेबसाइट है metaeducation.co.in उस पे जाके लॉगिन करके आपको वहाँ डिफरेंट क्विजेज मिल जाएंगे, डिफरेंट पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। जो भी कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर है उससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स, फ्री क्विजेज और भी जो एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो उसको विजिट करिएगा अगर आपको क्विजेस में लॉगिन करना है एंड क्विजेस को देना है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक्स कवर किए थे वो थे इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी, व्हेन वी विल यूज ग्राउंडेड थ्योरी, की फीचर्स ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी एंड डेटा कलेक्शन इन ग्राउंडेड थ्योरी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्टेप्स इन ग्राउंडेड थ्योरी, डेटा एनालिसिस, एग्जांपल्स एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। आज का जो वीडियो है उसे शुरू करने से पहले एक और करेक्शन है जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसको अभी हमने करेक्ट कर दिया है। बट जिन लोगों ने उस करेक्शन को करने से पहले वो वीडियो देखा था, उसमें हमने बताया था कि आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है अगर आप ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च कर रहे हैं तो। पर ऐसा ग्राउंडेड थ्योरी के हर एक जो टाइप है उसके लिए जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ टाइप्स में ग्राउंडेड थ्योरी में जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है उसको प्रोहिबिटेड बताया गया है। मतलब आपको कोई भी लिटरेचर रिव्यू नहीं करना है। थ्योरेटिकल परसेप्शन शुड बी अवॉइडेड, ये एक स्टेटमेंट है जो यूज किया गया है कि आपको थ्योरेटिकल परसेप्शन को अवॉइड करना है। मींस आपको कोई भी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर नहीं करना है जो कि आपके परसेप्शन को बाइस कर सके, या जो भी डेटा में से आप एनालिसिस करके जो फाइंडिंग्स ला रहे हैं उसमें बाइसनेस ला सके। ऐसा आपको कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ना है। पर जो एक कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं तो उसका थोड़ा सा नॉलेज हमें होना चाहिए, तो उसके पर्पज से हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर सकते हैं। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो आप डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस से पहले नहीं करेंगे। एनालिसिस के बाद में अपनी जो थ्योरी बनाई आपने उसमें सजेशंस के लिए, उसमें और मॉडिफिकेशन एंड करेक्शंस करने के लिए आप एक बार को रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर सकते हैं, बट इसको आपको अवॉइड करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टेप्स इन ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन। क्रेसवेल 2012 के अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बुक एजुकेशनल रिसर्च प्लानिंग, कंडक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें जो स्टेप्स बताए थे वो हम यहाँ कवर करेंगे। इन्होंने सबसे पहला बताया चेक सुइटेबिलिटी, यानी कि जो रिसर्च या जो टॉपिक आपका है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं उस टॉपिक पे क्या वो जो ग्राउंडेड थ्योरी आप यूज कर रहे हैं, ग्राउंडेड थ्योरी डिजाइन को यूज कर रहे हैं, क्या वो सुइटेबल है, आपको ये देखना है। सेकंड है प्लान अ फिजिबल प्रोसेस टू स्टडी। अब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप सैंपल कहाँ से ले रहे हैं, कितना सैंपल ले रहे हैं, जिससे कि आपको अपनी स्टडी की फिजिबिलिटी और प्रोसेस के बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट है सीक अप्रूवल एंड एक्सेस। अब देखिए पहले भी हमने जब रिसर्च एथिक्स की बात करी थी उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एथिक्स को आप फॉलो करें। तो क्योंकि इस रिसर्च में आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं प्यूपल्स के साथ या डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ में, तो आपको प्रॉपर किसी कमेटी से या किसी सोसाइटी से परमिशन लेनी पड़ेगी अपना सर्वे करने के लिए एंड डेटा कलेक्शन करने के लिए। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, फिर आप यूज करेंगे उसमें थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। अब थ्योरेटिकल सैम्पलिंग क्या होती है? थ्योरेटिकल सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर जनरेटिंग थ्योरी whereby the analyst jointly collects codes and analyze data and decides
what data to collect next and where to find them in order to develop a theory as it emerge। theoretical sampling जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेसर है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका पर्पस थ्योरी को जनरेट करना होता है। उसमें हम डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ में उसे एनालाइज भी करते जाते हैं, दोनों चीजें साथ चलती हैं। मतलब हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें कोड्स फाइंड आउट किए, कैटेगरीज बनाई, देन फर्दर डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस जो हमारा कहलाता है वो कहलाता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करने के बाद कोड द डेटा, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें कोडिंग देखेंगे। देन हमें क्या करना है, यूज सेलेक्टिव कोडिंग एंड डेवलप द थ्योरी। कोड्स में से जो है हमें कैटेगरीज बनानी है, सब कैटेगरीज बनानी है, फिर कोर कैटेगरी उसमें फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद में हम थ्योरी को डेवलप करेंगे। The process of data collection continued until each category was saturated and no new data emerged। इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि डेटा कलेक्शन भी आपका एनालिसिस के साथ साथ चलता रहेगा। तो वो डेटा कलेक्शन कब तक चलेगा, जब तक जो डेटा है वो सेचुरेटेड ना हो जाए। सेचुरेशन एक पॉइंट ऐसा होता है जहां हमें नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, वही पुरानी इंफॉर्मेशन रिपीट होकर मिल रही है। तो ऐसा जब आपका सेचुरेशन पॉइंट आ जाए डेटा कलेक्शन में, तब आप डेटा कलेक्शन को बंद करके और अपनी फाइनल जो थ्योरी बनी है उसको एज अ रिजल्ट बता देंगे। नेक्स्ट है वैलिडेट द इमर्जिंग थ्योरी। अब जो थ्योरी बनी है उसे वैलिडेट करेंगे। राइट अ ग्राउंडेड थ्योरी रिपोर्ट एंड देन जो रिपोर्ट है उसे जनरेट कर देंगे। ये प्रोसेस था क्रेसवेल के अकॉर्डिंग, ये प्रोसेस था 2012 में उन्होंने अपनी बुक में बताया था। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस बुक से उसको देख सकते हैं। एक और जो है ग्राफ हमें मिला है, ये एक आर्टिकल है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च अ डिजाइन फ्रेमवर्क फॉर नोवाइस रिसर्चर्स। ये उनके ऑथर्स के नाम है। ये लिंक है जो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च को एक्सप्लेन किया गया है। इसी में हमें ये ग्राफ मिला था, ये फ्लो चार्ट मिला था, जिसको हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें इन्होंने फर्स्ट बताया कि रिसर्चर को क्या यूज करना चाहिए। सबसे पहले पर्पसिव सैम्पलिंग के थ्रू या सैम्पलिंग के लिए जो सैंपल्स बनाए हैं वो करने हैं। देन जनरेटिंग एंड कलेक्टिंग डेटा। उसके बाद में आप डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, सर्वे के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, फोकस ग्रुप के थ्रू, या और किसी तरीके से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो है इनिशियल कोडिंग। इनिशियल कोडिंग में दो काम करेंगे, नॉर्मल जो कोडिंग करते हैं वो, या कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। इनिशियल कोडिंग में हम कोडिंग करते हैं एंड कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद में अगर हमने कोडिंग कर ली, कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन कर लिया, देन फर्दर हम अपने डेटा को कलेक्ट करने ऊपर पहुंचते हैं। जैसे अभी बताया कि सैचुरेशन का पॉइंट तब तक नहीं आता है, तब तक हम डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। तो यही है कि आपने अगर कोडिंग और कैटेगरी आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया, देन आप फर्दर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनिशियल कोडिंग के बाद में हम इंटरमीडिएट कोडिंग करते हैं, जिसमें इंटरमीडिएट कोडिंग में हम अपनी जो कोर कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट करते हैं एंड डेटा सेचुरेशन जो पॉइंट आ रहा है उसको देखते हैं। अगर नहीं आता तो हम दोबारा से डेटा कलेक्शन करने पहुंचते हैं जो भी हमारा सैंपल है उसके पास। देन थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है एडवांस्ड कोडिंग। इसमें हम स्टोरी लाइन सर्च करते हैं एंड अगेन थ्योरेटिकल कोडिंग को देखते हैं। अगर सेचुरेशन पॉइंट नहीं आता है तो दोबारा से हमें अपने डेटा कलेक्शन करने पहुंचना होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस था थ्योरेटिकल सैम्पलिंग, जैसे हमने आपको बताया थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस एंड डेटा कलेक्शन दोनों चीजें साथ साथ करते जाते हैं एक नई थ्योरी बनाने के लिए। तो जो ये तीनों पॉइंट थे, इनिशियल कोडिंग, इंटरमीडिएट कोडिंग एंड एडवांस कोडिंग, इससे जब हम बार बार डेटा कलेक्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो ये प्रोसेस हमारा थ्योरेटिकल सैम्पलिंग हो गया। अब कॉन्करेंट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, मतलब कॉन्करेंट डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस मतलब दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं हमारी यहाँ पे, डेटा कलेक्शन भी एंड डेटा एनालिसिस भी। कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस, अब ये दोनों चीजें तो साथ साथ चल रही हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। अपनी जो भी हमने कैटेगरीज बनाई, जो कोडिंग बनाई या जो भी डेटा कलेक्ट किया उसमें कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब लगातार और तुलनात्मक अध्ययन हम उस डेटा का कर रहे हैं। इसमें थ्योरेटिकल सेंसिटिविटी पूरे प्रोसेस में हम ध्यान रखते हैं और साथ में मेमोइंग का ध्यान रखते हैं। मेमोइंग से मतलब यहाँ पर है कि जब हम जो मिनट्स बनाते हैं, जब भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान जो भी हमने कोडिंग आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या फिर कैटेगरी
डिवाइड कर रहे हैं, तो उस दौरान हम कुछ नोट्स या कुछ मिनट्स बनाते हुए लिखते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें फर्दर जब हम कोई थ्योरी बनाएं उस समय हेल्प मिले। इन सबको करने के बाद का जो हमारा प्रोसेस आ जाता है वो होता है ग्राउंडेड थ्योरी डेवलप करना, और हमारे पास एक थ्योरी आ जाती है। अब आपको करना क्या है, आप इस पेपर या इस आर्टिकल को भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश में ही और कंटेंट को एक्सेस करना है, तो ये आपको इस लिंक से मिल जाएगा जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डेटा एनालिसिस इन ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी में डेटा एनालिसिस जो हमने बताया आपको कि कैसे किया जाता है, उसमें मेन 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट है ओपन कोडिंग। This involves line-by-line coding where concepts in key phrases are identified and highlighted and moved into subcategories, then categories. ओपन कोडिंग का मतलब यही है कि जो भी हमारे पास इंटरव्यू के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हमने किया या फोकस ग्रुप से जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उनकी हम लाइन बाय लाइन कोडिंग करते हैं। उसमें की फ्रेजेस और कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, हाईलाइट करते चलते हैं और साथ में सब कैटेगरीज और कैटेगरीज को बनाते चलते हैं। दिस ब्रेक्स द डेटा डाउन इनटू कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स and the researcher can start to reflect on what they are reading and understanding, making sense of the data. इससे जो भी हमारे पास रॉ डेटा था या जो इंटरव्यू के थ्रू हमने डेटा कलेक्ट किया था या जो स्क्रिप्ट्स थी, वो हमारी कॉन्सेप्चुअल कंपोनेंट्स में बन जाती हैं। कुछ अब डेटा से हमारे पास इंफॉर्मेशन में चीजें डेवलप हो रही हैं। इसके बाद में जो रिसर्चर है वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या उसे समझ में आ रहा है। उसके बेसिस पे वो उसमें कोडिंग को यूज करते हुए आगे अपने डेटा को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता जाता है, या ये कह सकते हैं कि डेटा में और सेंस लाता जाता है। द डेटा फ्रॉम ईच पार्टिसिपेंट विल बी कॉन्स्टेंटली कंपेयर्ड फॉर सिमिलैरिटी। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो भी सैंपल था उसमें, उनका जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है और उसमें सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करी जाती हैं कि क्या आपस में चीजें सेम हो रही हैं। ये था हमारा फर्स्ट ओपन कोडिंग। सेकेंड रहता है एक्सियल कोडिंग। एट दिस स्टेज रिलेशनशिप्स आर आइडेंटिफाइड बिटवीन द कैटेगरीज एंड कनेक्शंस आइडेंटिफाइड। अब हमने जो कैटेगरीज बना रखी थी उनके बीच में रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करी जाती हैं कैटेगरीज के बीच में, और जो भी रिलेशनशिप्स जो बनी उनके बीच में जो कनेक्शन है उनको देखा जाता है कि क्या यहाँ पे कनेक्शन स्टेब्लिश हो पा रहा है इन कोडिंग्स के बीच में या इन कैटेगरीज के बीच में या नहीं। देन द रिसर्चर चूज एन ओपन कैटेगरी एंड रिलेट्स इट टू अदर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजल कंडीशन ऑफ द स्टडीड फिनोमिना। इसके बाद में रिसर्चर एक ओपन कैटेगरी को सेलेक्ट करता है और वो अदर जो कैटेगरीज हैं उससे उनसे रिलेट करने का ट्राई करता है, जो भी उनके बीच में कार्य कारण संबंध बन रहा है दोनों कैटेगरीज के बीच में, उसके आधार पर। दिस कोडिंग स्टेज हेल्प्स द रिसर्चर एस्टेब्लिश हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर कैटेगरीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सब कैटेगरीज। इसमें रिसर्चर जो है बस हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप बना पाता है जो भी मेजर या जो बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं या उससे रिलेटेड जो सब कैटेगरीज हैं उनके बीच में। ये था हमारा सेकेंड स्टेज जो कि एक्सियल कोडिंग था। थर्ड रहता है सेलेक्टिव कोडिंग। इस स्टेज पे क्या होता है, द रिसर्चर इंटरप्रिटेट्स द इंटर रिलेशनशिप दैट इमर्ज अमंग द कैटेगरीज फॉर्म्ड इन एक्सियल कोडिंग। एक्सियल कोडिंग में जो रिलेशनशिप्स बने थे उनके बीच में अब रिसर्चर उन कैटेगरीज या सब कैटेगरीज के बीच में अब रिसर्चर इंटर रिलेशनशिप्स देखता है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स देखता है। दिस कोडिंग कैटेगरी कीप्स ओनली रिलेवेंट वेरिएबल्स टू द कोर वेरिएबल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन एक्सप्लिसिट थ्योरी। अब देखो हमें मेन पर्पस क्या होता है, थ्योरी जनरेशन करना। थ्योरी जनरेशन करने से पहले हमारे को एक कोर कैटेगरी बनानी होती है जो मेन कैटेगरी है, जिसके अराउंड सारी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज घूम रही हैं या जिससे रिलेटेड सारी कैटेगरीज या सब कैटेगरीज हैं। तो इस स्टेज में सेलेक्टिव कोडिंग में जो रिसर्चर है वो उन्हीं रिलेवेंट वेरिएबल को अपने पास रखता है जो कोर कैटेगरी से रिलेटेड है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कोर कैटेगरी एंड मेथोडिकली रिलेटिंग इट टू अदर कैटेगरीज। इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कोर कैटेगरी को और उसे अदर कैटेगरी से रिलेट किया जाता है। द रिलेशनशिप मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड एंड कैटेगरीज रिफाइंड। जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए और जो भी कैटेगरीज हैं वो रिफाइंड होनी चाहिए।
कैटेगरीज आर देन इंटीग्रेटेड टुगेदर एंड अ थ्योरी आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे जो भी कैटेगरीज फाइनल बची, जो मेजर कैटेगरीज थी, उनको अगेन इंटीग्रेट किया जाता है और थ्योरी बनाई जाती है। ये डेटा एनालिसिस करने का प्रोसेस था पूरा ग्राउंडेड थ्योरी में जो हम यूज करते हैं। डिफरेंट 3 हमने चीजें यहाँ पे देखी, ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग और सेलेक्टिव कोडिंग। ये मेन 3 चीजें थी जो ग्राउंडेड थ्योरी में रहती हैं। अब एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या रहते हैं? फर्स्ट, इट टेक्स रिसर्चर्स परसेप्शन इनटू अकाउंट इन द रिसर्च प्रोसेस। ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्चर का पूरा परसेप्शन जो है वो मेन और मायने रखता है पूरे रिसर्च प्रोसेस के दौरान। इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू द रिसर्चर्स टू यूज देयर वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग in order to generate a new theory for a very complex phenomena। ये रिसर्चर को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपनी वैल्यूज और अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज कर सके कोई नई थ्योरी बनाने में किसी भी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना के बारे में। इट परमिट्स रिसर्चर्स टू हैव अ ग्लैंस at the studied phenomena with new angles and construct new perspective without restriction। जो ग्राउंडेड थ्योरी है वो परमिट करती है किसी भी रिसर्चर को एक नए एंगल से किसी फिनोमिना के बारे में सोचने में और अपना खुद का पर्सपेक्टिव बनाने में किसी भी रिस्ट्रिक्शन के बिना। Thus, grounded theorists are able to understand the studied phenomena holistically। इसलिए जो ग्राउंडेड थ्योरिस्ट होते हैं वो जो भी फिनोमेना पढ़ रहे हैं उसको होलिस्टिकली मतलब पूर्ण रूपेण पढ़ने में या समझने में। Thus, grounded theorists are able to understand the studied phenomena holistically। इसलिए जो रिसर्चर है जिसने ग्राउंडेड थ्योरी में रिसर्च की रही है या जो ग्राउंडेड थ्योरिस्ट है वो किसी भी फिनोमेना को पूरे तरीके से समझने में एबल रहते हैं किसी भी जो भी स्टडी उन्होंने करी है उसके बारे में। अब लिमिटेशंस अगर देखें ग्राउंडेड थ्योरी की तो फर्स्ट है द थ्योरी इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू बी फॉलोड बाय नोवाइस रिसर्चर। ये बहुत डिफिकल्ट थ्योरी है। अगर इस डिजाइन को कोई नोवाइस रिसर्चर मतलब कोई नया रिसर्चर यूज कर रहा है तो इसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट काम हो सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी इन एन इफेक्टिव वे। ये किसी भी जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उनको प्रेजेंट करना बहुत इफेक्टिव वे में एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है किसी भी रिसर्चर के लिए, क्योंकि सारा डेटा क्वालिटेटिव होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा को जब भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो भी केवल अपना परसेप्शन यूज करते हुए, तो हमारे को जस्टिफाई करना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है या अदर रिसर्चर्स को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं उनके बारे में। इट इज़ नॉट परफेक्ट फॉर ऑल रिसर्च क्वेश्चन। और ये तो ईजी है कि ये सारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए ग्राउंडेड थ्योरी को यूज करना परफेक्ट नहीं है। इट रिक्वायर एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ रिसर्च। इसके लिए रिसर्चर को बहुत एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उस एरिया में जिस एरिया में वो रिसर्च कर रहा है। बाइसनेस कैन बी पॉसिबल। और क्योंकि यहाँ पर सारा रिसर्चर का परसेप्शन यूज किया जाता है, अगर उसने ध्यान से काम को नहीं किया है, उसने प्रीवियस जो रिव्यू है उस पर वो ज़्यादा फोकस हो गया है, तो बाइसनेस बहुत अच्छे से पॉसिबल है। ये इसका एक बड़ा लिमिटेशन है। अगर एजुकेशन की फील्ड में एग्जाम्पल्स देखें तो पहला एग्जाम्पल हो सकता है हाउ फैमिलीज ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन अकोमोडेट लर्निंग फैसिलिटीज फॉर देम। कि कैसे जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनकी फैमिलीज उन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को कैसे अकोमोडेट कर पाती हैं, क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं, क्या क्या ऐसे मेंटल स्टेज है जहाँ से उन्हें होकर गुजरना पड़ता है जब जाके वो अपने डिसेबल जो भी बच्चे हैं उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं या लर्निंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाते हैं। ऐसे ही एक और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हाउ टीचर्स हेल्प लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट टू रीच देयर गोल। कि एक किसी क्लास में अगर इंक्लूसिव क्लास है तो वहाँ पर अगर कोई डिसेबल चाइल्ड है तो टीचर उसको कैसे हेल्प करता है उसके जो भी गोल है उस तक पहुंचने में। यहाँ पर हम संसाधनों की बात नहीं करेंगे इन दोनों एग्जाम्पल्स में। यहाँ जो हम प्रोसेस जो उनकी फीलिंग से रिलेटेड है या ऐसी जो चीज़ें हैं उनको समझेंगे, वो अगर पार्ट हम देख रहे हैं तो ये हमारा ग्राउंडेड रिसर्च का एग्जाम्पल बन जाएगा। आई होप मैंने अपना जो भी प्रयास किया है आपको समझाने का वो आपको समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस रिगार्डिंग
तो आप हमसे फ्रीली पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए। अगर इस पूरे वीडियो में कोई भी करेक्शन आपको करना है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं कि मैम इसमें ये करेक्शन अगर मतलब गड़बड़ है तो आप इसको करेक्ट करिए। ऐसा भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।